हम लोग बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की, जो कि एक स्पेशल केस रहेगा। और हम लोग को कहा गया कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि BF3 एग्जिस्ट क्यों कर गया। क्योंकि बोरोन के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन थे और F ने एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। और हम लोग को पढ़ाया गया था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोगों ने कहा चलेगा BF3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखने लगे तो बी का स्ट्रक्चर होता कैसे था। तो हमने कहा बी में जो इलेक्ट्रॉन आते थे वो आते थे आपके 1s2, ये आता था आपका 2s2 और यहां पर आता था आपका 2p1। हमने कहा ये पर्टिकुलर आपका 2 इलेक्ट्रॉन आए s में, और बाद में आपने बताया कि एक को अगर आप मान के चलते हैं px और एक को मान के चलते हैं py और एक को मान के चलते हैं pz, तो यहां पर आपका केवल एक इलेक्ट्रॉन आया और ये आपको कुछ इस टाइप का बना। हमने कहा जब हमने इन तीनों को मिलाया तो हमने कहा इन्होंने हाइब्रिडेशन किया और 3 नए ऑर्बिटल क्रिएट किए, और हमने कहा इन 3 नए ऑर्बिटल का नाम हुआ आपका sp2। और मिलने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 3, सब में आपने 1 इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया और इसका प्लेन हुआ आपका xy, चूंकि आपने px और py को मिलाया। तो हमने कहा ठीक है, हमें पता चला कि बी का एक ऑर्बिटल इधर, दूसरा ऑर्बिटल इधर और तीसरा ऑर्बिटल इधर आया। मैं केवल बॉन्ड बना रहा हूं, भी ऑर्बिटल पूरा नहीं बना रहा। अब अगर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना हुआ है तो यहां से F आया, और यहां से जब F आया तो F में भी टोटल इलेक्ट्रॉन जो आउटर में माने जाते हैं वो 7 होते हैं और P में आपके आते हैं 5। अगर P में 5 आते हैं तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहां पर बॉन्डिंग करने के लिए आएगा। अगर आएगा तो मैंने कहा यहां पर आपका F आया, यहां पर भी आपका F आया और यहां पर भी F आया। और हम लोगों ने बताया कि जो पर्टिकुलर जो आपके F बन चुके हैं ये आपके सब एक प्लेन में हैं और इस प्लेन का नाम रखा गया कितना, XY प्लेन। हमने कहा ठीक है, अगर ये सही है तो एक डंबल क्या बोल सकता हूं ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है और खाली बैठा हुआ है। क्योंकि ये pz है तो ये एक्सेस कौन सा होगा, बोलूंगा ये एक्सेस z होगा। इसका मतलब जो आपका बोरोन है उसके पास जो डंबल बचा हुआ है pz, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो आपके पास f था उसमें p में 3 ऑर्बिटल्स थे, px py और pz। एक p ने तो आपका बॉन्ड बना लिया तो बचे 2p, और उन दोनों p में आपके दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो मैंने कहा कौन कौन से, तो उन्होंने कहा देखेगा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे। p की बात कर रहा हूं, 3 p थे, px py pz, किसी एक में एक इलेक्ट्रॉन था तो उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया जो दिखा दिया है और 2 आपके इलेक्ट्रॉन बैठ गए। हमने कहा जी इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो हमने कहा अगर ओरिएंटेशन की बात करने लगे तो मान लीजिएगा ये आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एक डंबल ये रहेगा जो कि फुल बैठा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। एक आपका मान लीजिएगा कुछ इस टाइप का होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं बोलूंगा ठीक है। और इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन था, जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन था उसने इसके साथ आने के बाद यहां पर बना लिया सिग्मा बॉन्ड जो कि यहां पर दिखा दिया है आपको। अब इसका एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है और ये ऑर्बिटल भी 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो मैंने कहा ये ऑर्बिटल क्या इसके खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल ये बनाया है जो कि pz है और एक ऑर्बिटल ये बनाया है। क्या बोल सकता हूं दोनों मार्कर ये और एक इधर वाला क्या सेम प्लेन में आ चुके हैं और ये दोनों आपस में मिलने के बाद क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड। हमने इसी चीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की ट्राई करी और डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करने लगे तो देखते हैं कैसे कैसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं तो क्या डायग्राम आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां पर आया F, यहां पर भी आपका F और यहां पर भी F, और गाइडर ने बताया मुझे कि ये सब के सब एक प्लेन में है जिनके बीच का एंगल एग्जैक्टली 120 आ रहा है। ठीक है यहां तक। अब मैंने कहा F के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड थे वो मैं नहीं लिख रहा हूं। B का डंबल खाली है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप के 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और यहां पर भी F में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ठीक है,
और यहां पर आपका एक ऊपर और एक नीचे बैठा हुआ है। तो F में हमने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। क्या दोस्तों B का डंबल खाली है और F का डंबल भरा हुआ है, तो B बार बार F से इलेक्ट्रॉन लेने की ट्राई करेगा और ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, तो बोलूंगा ये बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा पाई बॉन्ड। तो आधा पाई रहेगा ऊपर और आधा पाई रहेगा नीचे। तो जब हमने इस स्ट्रक्चर की बात करी और हमने कहा ये डंबल हमारा खाली बैठा हुआ है जो बार बार इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है रेड कलर से जो है, तो यहां का जो F होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो पर्टिकुलर F बैठा है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो पीछे मार्कर है वो अपना। तो ये जो पर्टिकुलर बीच में आपका p ऑर्बिटल बैठा है इसे डोनेट करने के लिए कितने F अवेलेबल है, बोलूंगा 3। बोलूंगा एक इधर गया, एक इधर वाला जा सकता है और एक इधर वाला जा सकता है। जब 3-3 ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है तो मैं बोलूंगा ये इसको डोनेशन देगा और B का जो खाली डंबल है उसमें इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा जी 3D तो थोड़ा टफ पड़ रहा है, इसे हल्का सा आप 2D में समझा दीजिएगा जिससे हम बोर्ड पे समझ पाए। तो हमने कहा ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बोला जा सकता है कि ये पर्टिकुलर आपका मान लीजिएगा B है, यहां पर आपका F बना है, यहां पर भी आपका F बना है और यहां पर भी F, और मैं यहां पर रेड कलर से या ग्रीन कलर से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, बाकी 2 नहीं बना रहा क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये आपने कुछ इस टाइप से बना दिया। B के पास डंबल था इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने के लिए, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लोन पेयर आगे चला जाए डोनेशन देने के लिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जाएगा तो क्या आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो वेरीफाई कीजिएगा, क्या कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि मैंने इसको डोनेशन दी और डोनेशन देने के बाद यहां पर कुछ इस टाइप से बॉन्ड बना। अगर इस टाइप से बॉन्ड बना, F ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो F पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और B ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो आपका आएगा नेगेटिव। ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड बना है, क्या दोस्तों इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड बनने के बाद में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक वो कंपाउंड जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, दूसरा कंपाउंड जिसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो हमें पता रखा है स्टेबिलिटी के हिसाब से कि जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा रियलिस्टिक है। तो हमने कहा ये F ने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देना चाह रहे तो ये भी तो हो सकता है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दे। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देता है तो मैं बोलूंगा अगला केस कौन सा बनेगा, बोला जाएगा देखिएगा सिग्मा बॉन्ड तो आपके एज इट इज रहेंगे। मैं इस पर्टिकुलर को डोनेशन नहीं देने दे रहा हूं तो मैंने इसको वैसे ही लिखा। जैसे इसने डोनेशन देना स्टार्ट किया तो यहां पर डबल बॉन्ड आया, यहां पर नेगेटिव सॉरी यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव आ चुका है। फिर बहुत से लोग बोलेंगे जी इसने क्यों दिया, मैं तो इसको दिलवाऊंगा, आप इसको भी दे दीजिएगा। और जब आपने इसको दिलवाया तो थर्ड केस आपका बनेगा F सिग्मा बॉन्ड एज इट इज, यहां पर भी आपका F, यहां पर आपका आएगा लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, इसने लोन पेयर दिया तो ये स्ट्रक्चर बना। F ने दिया था तो पॉजिटिव और B ने लिया था नेगेटिव। इसका मतलब इस पर्टिकुलर जिसको आपने BF3 स्ट्रक्चर बोल रखा और यहां पर डंबल खाली है तो कभी ये F इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कभी ये, इसका मतलब हर एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, बोलूंगा 1/3 1/3 1/3 और सभी जगह पाई बैठ गया। उन्होंने कहा इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ लिखिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप एक साथ लिखने की ट्राई करते हैं तो मैंने कहा B, ये आया F, यहां पर भी आपका F और यहां पर F, कभी पाई यहां बन रहा है, कभी पाई यहां बन रहा है और कभी पाई यहां, तो एक ऊपर क्लाउड आ जाएगी हल्की सी पाई की। और इसी का भाई बंधु अगर देखने लगे तो पाई क्लाउड हल्की सी नीचे भी आएगी क्योंकि पाई तो ऊपर नीचे बनता है। यह आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बर्गर खा रहे हो। कुल मिला के F पर हल्का सा चार्ज आएगा पॉजिटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और B पर चार्ज आएगा नेगेटिव और सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस टाइप से जो BF3 है वो बैक बॉन्डिंग की वजह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब किसने कहा ये जो पाई बॉन्ड बनाया है ये कौन सा पाई है, तो मैं बोलूंगा इस पाई से पूछते हैं। ये जो पर्टिकुलर डंबल बनाया हुआ था ये पर्टिकुलर p ऑर्बिटल है, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब जो B इलेक्ट्रॉन ले रहा है F से वो अपने p ऑर्बिटल में ले रहा है। F कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं बोलूंगा ये भी p का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जो पर्टिकुलर पाई बॉन्ड बन रहा है
आधा ऊपर और आधा नीचे, वो लेने वाला भी पी है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला भी पी है। तो इस बॉन्ड का नाम क्या लिखा जाता है, ज्यादातर लोगों को पता होगा। अब नाम होता है इसका पी पाई बॉन्ड। नाम क्या होता है, पी पाई बॉन्ड। तो BF3 ने F ने इलेक्ट्रॉन दिए और B ने इलेक्ट्रॉन लिए, इस टाइप से दोनों का काम हो गया और सभी एटम में ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक सिंगल रीजन होता है कि BF3 एग्जिस्ट करता है। अगला पॉइंट आता है आपका स्टेबिलिटी का, वो भी BX3 का। तो हम लोगों ने कहा कि जब हम लोगों ने स्टेबिलिटी देखी BX3 की, किसकी, BX3 की, तो पता चला कि BF3 बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा और हमने कहा कि जो BF3 है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद होता है आपका BCl3, उसके बाद होता है आपका BR3 और सबसे बेकार होता है आपका BI3। और ऑर्डर किसका दे रखा है, जो स्टेबल ऑर्डर है आपका स्टेबिलिटी का बता दिया है। तो कोई कह लेंगे BF3 में ऐसी क्या खास बात थी। तो हमने कहा कि अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं तो BF3 का मतलब था यहां पर B, F और F आया था। जो F था वो अपना 2p के इलेक्ट्रॉन से डोनेशन दे रहा था, मैंने लिख दिया ये था आपका 2p। और जो B इलेक्ट्रॉन की बार बार डिमांड कर रहा था वो खाली बैठा हुआ था और ये डिमांड कर रहा था 2p में। तो क्या बोलता, 2p और 2p दोनों अगर एटम 2p हैं तो इनकी ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। अगर ओवरलैपिंग बढ़िया होगी तो B के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाएंगे। अगर इजीली चले जाएंगे तो B का ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कभी ये F देगा, कभी ये देगा, कभी तीसरा वाला देगा। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर ओवरलैपिंग अच्छी कर रहा है तो आपका इसका ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं इसी डायग्राम को अगर मैं दोबारा से बनाने लगूं तो बोल सकता हूं एक पर्टिकुलर B और F आया, जो B था वो आपका कुछ इस टाइप का बन गया, खाली है। तो मैंने सभी डायग्राम बनाए, मैंने कहा B के बाद आता है आपका B और Cl, इसके बाद आता है आपका B और Br और सबसे ज्यादा आपका आया B और Bi। हमने कहा ये डंबल सब सेम होंगे क्योंकि बोरोन तो आपका एटम सेम रहेगा और ये भी आपका ये रहेगा। तो मैंने नाम लिखा कि ये आपका 2p है, ये भी 2p, 2p और 2p। बात करते हैं अब F की। मैंने कहा F में भी ये आपका 2p हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। ये आपका जो Cl होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला ये आपका हुआ 3p, ये आपका हुआ आपका एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हुआ आपका 4p और I हुआ आपका कुछ इस टाइप का और ये हुआ आपका कितना 5p। क्या बोल सकता हूं किसमें मिसमैच सबसे ज्यादा है, बोलूंगा B और I में। अगर B और I में मिसमैच ज्यादा है तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। किसमें ओवरलैपिंग सबसे अच्छी हो पाएगी तो बोलूंगा BF3 में या कहूं B और F में। इसीलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर के डंबल की डिमांड फ्लोरीन इजीली पूरी कर पा रहा है, इसीलिए BF3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दिया। मैंने कहा ठीक है, हमने कहीं पर पढ़ा था लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इस B के डंबल की जो आदत है वो है इलेक्ट्रॉन डिमांड करने की, भाई थर्ड पार्टी मुझे इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा। कौन सा ऐसा है जिसकी डिमांड पूरी हो चुकी है, बोलूंगा जब B से F अटैच है, क्योंकि दोनों का साइज नियरली सेम है। मेरे इलेक्ट्रॉन की मांगने की आदत मुझे F दे चुका है तो मेरी थर्ड पार्टी से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने की हैबिट कम हो गई। तो कौन सा ऐसा है जिसकी डिमांड फ्लोरीन पूरी नहीं कर पा रहा, बोलूंगा या हेलोजन पूरी नहीं कर पा रहा, बोलूंगा जाएगा आयोडीन। क्योंकि आयोडीन में मिसमैच ज्यादा है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप नहीं दे पा रहे तो किसी और से मांगूंगा, और जब मैं इलेक्ट्रॉन किसी से मांगूंगा तो बोलूंगा मैं हूं लुईस एसिड। तो मैं बोलूंगा एसिडिक कैरेक्टर सबसे बढ़िया किसका होगा, बोलूंगा सबसे बढ़िया होगा Bi3 का, उसके बाद होगा Br3 का, उसके बाद होगा BCl3 का और सबसे बकवास होगा BF3 का, क्योंकि बोरोन की डिमांड फ्लोरीन इजीली पूरी कर पा रहा है। तो यहां पर क्या बोल सकता हूं, नीचे जाने पर जो आपका ओवरलैपिंग हो रही है वो कम होती जा रही है। तब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2p में ओवरलैपिंग अच्छी होती है और 2p और 5p में ओवरलैपिंग ना के बराबर होती है, या कहें
पुअर ओवरलैपिंग, और हमें वीबीटी ने बता रखा था ओवरलैपिंग अच्छी होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी मानी जाती है। इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम पी पाई भी कवर कर सकते हैं या नहीं। तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर आपने इसी के बाद ले लिया क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया कि आपके पास कंपाउंड है CH3 और मान लीजिएगा N लोन पेयर, और अगला कंपाउंड है आपके पास SiS3, ये भी 3 हो गया और ये हो गया नाइट्रोजन फिर से आपका, और हमें बोला गया इसमें बताना है आपको बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा। मैं बोलूंगा बात तो एक ही है, दोनों में बॉन्ड एंगल आपका 109 के आसपास होना चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बैक बॉन्डिंग तो कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल केस आएगा। तो मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। मैंने कहा नाइट्रोजन से अटैच हुआ आपका CH3, ये भी आपका CH3 और ये भी आपका हुआ CH3। हमने कहा ये तो तैयार हो गया, तो उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर बना आपका लोन पेयर। मैंने कहा ठीक है, इसमें हाइब्रिडेशन कितना होगा, तो उन्होंने कहा sp3। एंगल कितना होगा, बोलूंगा रफली 109 के आसपास। मैंने कहा ये बात तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। बात करते हैं इसकी, क्या बोलता हूं कार्बन को हटा के SI लगाओ, और जैसे आपने कार्बन को हटा के SI लगाया तो क्या बोल सकता हूं SI में d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, और जिसका d ऑर्बिटल वैकेंट होता है वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, पढ़ा होगा आपने पहले। इसका मतलब जैसे यहां पर कार्बन को हटा के SI लगाऊंगा वो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। बोलेगा ये क्यों खींचेगा, मैं तो ये भी खींचूंगा, ये भी नाइट्रोजन के लोन पेयर चले गए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर चले गए तो बोलूंगा सिग्मा कितना, बोलूंगा 3, बोलूंगा लोन पेयर, बोलेगा है नहीं चले गए, कोई इधर लेके गया, कोई इधर लेके, कोई इधर, बोलूंगा लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, टोटल ऑक्यूपेंसी 3, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, बोलूंगा sp2, और sp2 बोलते ही आप क्या बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगा आपका नाइट्रोजन आएगा, और नाइट्रोजन के साथ में यहां पर आएगा SiS3, एक आएगा SiS3 और ये भी आपका आएगा SiS3। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे वो आपके लोन पेयर SI लेके जा रहा है, तो एक कंपाउंड ये बन गया। नाइट्रोजन इसको दिया तो इस पर नाइट्रोजन में चार्ज पॉजिटिव और SI पर चार्ज नेगेटिव, देने वाले पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो दे रहा हूं वो नेगेटिव वाला डेटा है आपका। क्या ये यही बॉन्ड बनाएगा, तीनों के साथ बनाएगा, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, बोलूंगा बनना तो दिया, लेकिन इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, बोलूंगा अगर आप नाम देखने लगे तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो कौन से ऑर्बिटल में था, तो बोलूंगा वो था आपका p ऑर्बिटल में। SI ने जो खींचा है वो किस ऑर्बिटल में लेके गया है, बोलूंगा ये लेके गया है आपका d में, तो नाम क्या आएगा p पाई d पाई बॉन्ड, याद रखना p पाई d पाई बॉन्ड। इस टाइप से जो SiH3 था उसने नाइट्रोजन का लोन पेयर लिए, स्ट्रक्चर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, और हाइब्रिडेशन कितना आ गया आपका sp2। इसका मतलब इसमें आपका एंगल आया एग्जैक्टली 120 डिग्री और इसमें आपका एंगल आया रफली 109 डिग्री और 28 मिनट। इसका मतलब अगर आप एंगल को कंपैरिजन करने लगे तो आपका SiS3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ लिया कि भाई हमें एसिडिक नेचर और निकाल के बताएगा, और वो कंपाउंड बताएगा जो हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को बैक बॉन्डिंग अलग से पढ़नी होती है। तो हमने कहा कौन सा कंपाउंड लिया जाए, तो उन्होंने कहा चलेगा आप एसिडिक नेचर बता दीजिएगा, और आपके पास केमिकल बन गया CHCl3 और दूसरा कंपाउंड बन गया आपका CHF3। हमने कहा क्या दोनों ये एसिड हैं, बोलूंगा अगर एसिड है तो बना लेते हैं। हमने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ये H आया, C आया, यहां पर Cl आया, यहां पर Cl और यहां से आपका H निकल गया, और H निकलने के बाद केमिकल बनेगा CCl3 नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अगला कंपाउंड आया HC, यहां पर भी F, यहां पर भी F और यहां पर भी F, यहां से भी जब आपने H निकाल दिया तो बना H पॉजिटिव और बन गया आपका CF3 नेगेटिव। दोनों पर नेगेटिव चार्ज सेम है। F और Cl में किसका EN ज्यादा है, तो बोलूंगा F का EN ज्यादा है। F खींचेगा तो चार्ज कम तो स्टेबिलिटी, तो ये बनेगा तो रिएक्शन आगे जाएगी, इसका ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था। लेकिन बैक बॉन्डिंग बोलती है कि ये तो आपने EN बता दिया,
कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है? बोलूंगा जिसके अंदर डी होता है। एफ के अंदर डी नहीं होता। डी किसके अंदर होता है? सीएल के अंदर। तो जो कार्बन है वो अपना नेगेटिव सीएल को दे देगा और बोलेगा भैया आप पाई बॉन्ड बना लीजिएगा। मैंने पाई बॉन्ड कैसे बनेगा तो उन्होंने लिए, आपने कहा सीएल आया, यहां पर सीएल आया और यहां पर सीएल आया। कार्बन के चार्ज के पास चार्ज कैसा था? नेगेटिव। मैंने नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बना दिया और डबल बॉन्ड बनाया तो यहां पर सीएल पर नेगेटिव पहुंच गया। मैंने कहा मैं कभी इसके साथ पाई बनाऊंगा, कभी इसके साथ, कभी इसके पास इसके साथ, और मेरा नेगेटिव चार्ज आपका डिस्पर्स हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये कंपाउंड हो गया आपका स्टेबल। ये अगर स्टेबल तो ये स्टेबल, और अगर ये स्टेबल इसका अंदर रिएक्शन आगे जाएगी। अगर रिएक्शन आगे जाएगी इसका मतलब ये केमिकल इजीली H पॉजिटिव देगा। तो जो केमिकल इजीली H पॉजिटिव देता है आप उसे बोलते हैं एसिड। इसीलिए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? क्वेश्चन को अगर मैं और एंड करने लगूं और बोलने लगूं कि बताइएगा बॉन्ड कितना कौन सा था, तो बोलूंगा रुक जाओ, कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज था वो कौन से ऑर्बिटल में था? बोलूंगा पी ऑर्बिटल में। तो मैंने कहा पी पाई। सीएल ने जो इलेक्ट्रॉन खींचा है वो कौन से ऑर्बिटल में खींचा है? बोलूंगा डी में। तो आंसर आ गया पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड है इसका नाम हुआ पी पाई डी पाई बॉन्ड। अच्छी थ्योरी अलग से पढ़नी पड़ती है बैक बॉन्डिंग, और ये एबनॉर्मल केसेस में कई बार देखा जाता है कि जब हमने सभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया तो हमारे एक आधे क्वेश्चन में आंसर नहीं आ पाया, तब हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा बैक बॉन्डिंग।